नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे यूपीएसएससी ईडीओ के लिए जो ये नया प्रैक्टिस सेट है। इसमें देखेंगे हम भारतीय आर्थिक व्यवस्था से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन का और अन्य एग्जाम्स में भी कॉमन होते हैं, जो अन्य एग्जाम्स में भी आते हैं। ईडीओ के लिए जो कंपलसरी पोर्शन है एबीसी यूनिट का, ये सब स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, तो ये उन सभी स्टूडेंट के लिए भी ज़रूरी है। तो ये हम यूनिट 1 से भी बना रहे हैं, कम से कम यूनिट 1 से 5 सेट आएँगे, ठीक है? तो आज का हमारा जैसे पहले क्वेश्चन होने वाला है कि भारत में आर्थिक विकास का अर्थ क्या है? तो भारत में आर्थिक विकास का अर्थ बताने हमने तो उत्पादन व आय दोनों में स्थायी वृद्धि है। तो पहले का आंसर हो गया सी। तो इसमें थोड़ा देखते हैं हम क्या लिखा है, इसकी व्याख्या भी है। व्याख्या में लिखा है कि आर्थिक विकास से तात्पर्य है केवल उत्पादन या आय वृद्धि नहीं, बल्कि समाज के जीवन स्तर, रोजगार, उत्पादक क्षमता और दीर्घकालिक सुधार से है। तो इसलिए हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आय का सबसे पहले भारत में किसने मापा था? तो राष्ट्रीय आय को सबसे पहले भारत में, ऑप्शन नंबर ये है दादा भाई नौरोजी, बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी है BKRV राव और डी है मालनोविस। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। इसमें थोड़ा व्याख्या देखते हैं। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में पहली बार भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान 1867 और 68 में लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का अर्थ बताइए। तो सही पहले ऑप्शन ए होगा देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, केवल कृषि उत्पाद का मूल्य, विदेशों से आय का कुल मूल्य या केवल निर्यात का मूल्य। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य को ही क्या कहा जाता है? जीडीपी कहा जाता है। थोड़ा जीडीपी की डेफिनेशन यहाँ पर देखते हैं। व्याख्या है इसमें, जीडीपी किसी देश की सीमाओं के भीतर एक वर्ष में उत्पन्न सभी सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को दर्शाता है। यह देश की आर्थिक प्रगति का प्रमुख सूचक होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा जीडीपी। तो जीडीपी क्या होता है? किसी भी देश के भीतर अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। जीडीपी सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र में है? भारत में जो जीडीपी का सर्वाधिक योगदान है क्या किस क्षेत्र में है? कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी औद्योगिक क्षेत्र, सी सेवा क्षेत्र, डी है सार्वजनिक क्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र में। भारत व्याख्या करेंगे हम इसमें देखेंगे तो भारत में जीडीपी सेवा क्षेत्र का योगदान 55 से 60% है, जिसमें बैंकिंग, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि शामिल होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो भारतीय राष्ट्रीय नहीं सॉरी भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के बारे में बोला है, नीति आयोग या केंद्रीय सांख्यिकी आयोग या वित्त मंत्रालय। तो इसका सही आंसर होगा सीएसओ के द्वारा किया जाता है। ठीक है, रिजर्व बैंक की अगर यहाँ पर थोड़ी सी बात आ गई तो रिजर्व बैंक जो बना था 1934 एक्ट के तहत बना था। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग के जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को हुआ था। अभी इसके जो वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं ये है के सुमन बेरी, और इसके जो सीईओ हैं तो ये हैं हमारे अभी BVR सुब्रमण्यम, और जो इसके अध्यक्ष होते हैं ये होते हैं प्रधानमंत्री। ये योजना आयोग की जगह बना था। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। ठीक है, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा, राष्ट्रीय आय की गणना पहले सीएसओ करता था। हाँ, ये भी था सही क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की गणना पहले सीएसओ करता था, जो अब राष्ट्रीय कार्यालय एनएसओ में विलय हो चुका है। यह हर वर्ष राष्ट्रीय लेखे जारी करता है। तो एनएसओ जो बना था ये 2000 मई 2019 में बना था। ठीक है, 2019 में बना था। और जो सीएसओ है ये बना था 1951 के आसपास, 2 मई 1951 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है आर्थिक वृद्धि का प्रमुख संकेत कौन सा है? तो आर्थिक वृद्धि का प्रमुख संकेत कौन सा है ये बताना है। क्या इसमें जनसंख्या वृद्धि है, सकल घरेलू उत्पाद है, ऑप्शन नंबर सी निर्यात वृद्धि है, ऑप्शन नंबर डी मुद्रास्फीति है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी। अब बात करते हैं हम जीडीपी क्या होता है। तो आर्थिक वृद्धि को मापने के लिए मुख्य रूप से जीडीपी वृद्धि दर का उपयोग किया जाता है।
जीडीपी वृद्धि दर से देश की उत्पादन क्षमता और रोजगार में सुधार का संकेत मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, प्रति व्यक्ति आय किस प्रकार से निकाली जाती है? तो राष्ट्रीय आय जनसंख्या से, राष्ट्रीय आय डिवाइड बाई जनसंख्या करेंगे, क्या निकलेगी? ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है जीडीपी डिवाइड बाई कुल श्रमिक, क्या इससे निकलेगी? और सी है इसमें कृषि उत्पादन डिवाइड बाई जनसंख्या, क्या इससे निकलेगी? और कुल निर्यात डिवाइड बाई कुल उत्पादन, क्या इससे निकलेगी? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कुल राष्ट्रीय आय जो होगी, राष्ट्रीय आय डिवाइड बाई जनसंख्या से करना पड़ता है। प्रति व्यक्ति, यहाँ पे देखेंगे हम, प्रति व्यक्ति आय किसी देश के नागरिकों के औसत जीवन स्तर को दर्शाती है। इसे इसे राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय को जब देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है तब प्राप्त होती है हमारी राष्ट्रीय आय यानी। नेक्स्ट हमारा है मानव विकास सूचकांक एसडीआई। एसडीआई किन तत्वों पर आधारित होता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, आय, उत्पादन, व्यापार, रोजगार। ऑप्शन नंबर सी है उद्योग सेवा क्षेत्र, कृषि। और डी है निवेश, उपभोग, बचत। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें राइट आंसर होगा। स्वास्थ्य, आय, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम एसडीआई के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। एसडीआई जो है ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार किया जाता है, जो किसी देश के मानव जीवन की गुणवत्ता को इस गुणवत्ता को शिक्षा स्तर, स्वास्थ्य, आयु, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर मापता है। तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा है भारत में मानव विकास सूचकांक की गणना कौन करता है? तो क्या नीति आयोग करता है? ऑप्शन नंबर बी है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। ऑप्शन नंबर सी है इसमें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम करता है। या ऑप्शन नंबर डी है इसमें वित्त मंत्रालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी यूएनडीपी। एसडीआई की गणना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा हर वर्ष ह्यूमन डेवलपमेंट विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में की जाती है। भारत की रैंक जो है 2023 में 134 34वीं है, 34वीं थी, लेकिन अभी जो वर्तमान में है ये एसडीआई में 130वीं रैंक के आसपास है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में क्या अंतर होता है? दोनों समान होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आर्थिक विकास गुणात्मक परिवर्तन, जबकि आर्थिक वृद्धि मात्रात्मक होती है। ऑप्शन नंबर सी है आर्थिक वृद्धि गुणात्मक, आर्थिक विकास जो है मात्रात्मक होता है। या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा कि आर्थिक विकास जो होता है वो गुणात्मक परिवर्तन होता है, जबकि आर्थिक वृद्धि होती है वो मात्रात्मक परिवर्तन होती है। इसमें व्याख्या देखते हैं कि इसमें व्याख्या देखेंगे हम कि आर्थिक वृद्धि अब केवल आय या उत्पादन वृद्धि से है, जबकि आर्थिक विकास जो है का अर्थ समग्र सार्वजनिक आर्थिक सुधार से होता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जीवन स्तर में सुधार करना होता है। राष्ट्रीय आय की गणना कितनी राष्ट्रीय आय की गणना की कितनी मुख्य विधियां हैं? तो राष्ट्रीय आय गणना की क्या ऑप्शन नंबर ए 2 विधियां, बी ऑप्शन 3 विधियां, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5 विधियां। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 3 विधियों के द्वारा हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। इसमें देखते हैं वो 3 विधियां कौन कौन सी हैं। तो 3 विधि के बारे में बात करते हैं। तो नंबर 1 आता है हमारा उत्पादन विधि के द्वारा, नंबर दूसरा आता है आय विधि के द्वारा, तीसरा आता है व्यय विधि के द्वारा यानी एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड एंड प्रोडक्शन मेथड के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना मुख्यतः इन तीनों के संयोजन से की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय आय मापने में मुख्य ध्यान किस पर दिया जाता है? वस्तुओं के उत्पादन में, व्यक्तियों की आय में, सरकार व्यय पर, या ऑप्शन नंबर डी होगा इसमें पूंजी निर्माण पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वस्तुओं के उत्पादन पर। इसमें देखते हैं हम व्याख्या क्या है इसमें कि उत्पादन विधि में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जोड़ा जाता है। जीडीपी की प्रत्यक्ष गणना विधि है। तो यह क्या है? जीडीपी की क्या है? प्रत्यक्ष विधि क्या है? अब इसमें पूछा गया है कि आय विधि यानी इनकम मेथड से राष्ट्रीय आय की गणना में क्या जोड़ा जाता है? मजदूरी, ब्याज, किराया, लाभ। ऑप्शन ए
बी होगा केवल मजदूरी, सी होगा कृषि आय और डी होगा ऑप्शन नंबर कर व और शुल्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा मजदूरी, ब्याज, किराए और लाभ को इसमें जोड़ा जाता है आय विधि में। अब देखते हैं हम आय विधि में उत्पादन से प्राप्त सभी आय जैसे मजदूरी हो गया यानी वेजेस, किराए हो गया, रेंट, ब्याज हो गया, इंटरेस्ट और लाभ हो गया प्रॉफिट को जोड़कर ही राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14, व्यय विधि के अनुसार राष्ट्रीय आय की गणना किन तत्वों को जोड़ा जाता है? क्या इसमें उपभोग व्यय ऑप्शन नंबर एक ए होगा उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय या शुद्ध निर्यात, बी होगा केवल सरकारी व्यय, सी होगा केवल निवेश व्यय और डी होगा केवल उपभोग व्यय। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट ऑप्शन होगा सरकारी व्यय। और इसमें हम देखेंगे व्यय विधि की क्या क्या हो गए। व्यय विधि के अनुसार राष्ट्रीय आय को कैसे निकालते हैं, जैसे सी हो गया कंज्यूमर यानी उपभोग, आई हो गया इन्वेस्ट को क्योंकि निवेश को दिखा जाता है आई से, जी हो गया सरकारी प्लस शुद्ध निर्यात और माइनस इसमें किया जाता है आयात को। तो यह कुल व्यय यह विधि कुल मांग को दर्शाती है। तो ये है हमारा इसका सही आंसर। नेक्स्ट होगा हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 होगा राष्ट्रीय भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जिम्मेदारी किस संस्था की है? तो क्या ये आरबीआई की है, नीति आयोग की है या राष्ट्रीय ऑप्शन नंबर सी है इसका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ की है या वित्त मंत्रालय? तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ की है। थोड़ा सा इसमें एनएसओ के बारे में जानते हैं, एनएसओ की है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम व्याख्या क्या है। व्याख्या पहले कार्य सीएसओ करता था और जिसे अब एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस में विलय कर दिया गया है। एनएसओ राष्ट्रीय लेखा आंकड़े यानी नेशनल अकाउंट्स स्टैटिक्स प्रकाशित करता है। क्वेश्चन नंबर 16 होगा हमारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का क्या अर्थ है? तो जीडीपी है ऑप्शन नंबर ए है देश के नागरिकों द्वारा अर्जित कुल आय, देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवा का कुल मूल्य होता है, विदेशों से प्राप्त कुल आय होती है या केवल सरकारी उत्पादन। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी होगा देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य जीडीपी कहलाता है। ठीक है, इसे हम देखते हैं व्याख्या है किसी भी देश के भीतर एक निश्चित सीमा, निश्चित समय या आमतौर पर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को दर्शाता है। यह आर्थिक गतिविधियों का सबसे प्रमुख सूचक भी माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा जीएनपी का अर्थ क्या है? इसके भीतर उत्पादन ऑप्शन ए है, बी है विदेशों से प्राप्त आय सहित कुल उत्पादन, सी है केवल निर्यात मूल्य और डी है औद्योगिक उत्पादन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा विदेशों से प्राप्त आय सहित कुल उत्पादन को हम जीएनपी कहते हैं। जीएनपी कैसे निकालते हैं? तो इसमें देखते हैं हम जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त आय नेट फैक्टर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। यह देश के नागरिकों द्वारा और देश और विदेश दोनों में अर्जित कुल आय को दर्शाता है। नेक्स्ट हमारा शुद्ध घरेलू उत्पाद से उत्पाद कैसे प्राप्त किया जाता है? तो जीडीपी माइनस मूल्यह्रास को करेंगे, जीएनपी प्लस मूल्यह्रास करेंगे, एनएनपी प्लस कर करेंगे, जीडीपी प्लस मूल्यह्रास करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए होगा जीडीपी माइनस मूल्यह्रास करेंगे तो हम प्राप्त करेंगे एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो जी एनडीपी बराबर होता है जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। यह देश की वास्तविक उत्पादन क्षमता को दर्शाता है जिसमें पूंजीगत वस्तुओं के घिसने और टूटने का प्रभाव हटा दिया जाता है। तो तब हमें प्राप्त होती है एनटीपी। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? तो क्या ये जीएनपी माइनस मूल्यह्रास होता है, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, एनडीपी प्लस कर और जीएनपी प्लस मूल्यह्रास होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा जीएनपी माइनस मूल्यह्रास को करेंगे तब जाके हमारा क्या निकलेगा? एनएनपी निकलेगा। नेक्स्ट है इसमें थोड़ा व्याख्या देखेंगे। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? नेट इसका तो एनएनपी बराबर होता है एनएनपी बराबर
जीएनपी माइनस मूल्यह्रास जो देश के नागरिकों द्वारा शुद्ध वास्तविक आय को दर्शाता है, इसे ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? क्या बाजार मूल्य पर? ऑप्शन बी होगा कारक लागत पर, सी होगा चालू मूल्य पर और डी हो गया निर्यात मूल्य पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह कारक लागत मूल्य पर प्राप्त किया जाता है। और इसमें देखेंगे हम राष्ट्रीय आय को कारक लागत यानी फैक्टर कॉस्ट पर व्यक्त किया जाता है, क्योंकि यह उत्पादक को मिलने वाली वास्तविक आय को दर्शाता है, जिसमें कर और सब्सिडी के प्रभाव हटा दिए जाते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय के सही आकलन में सबसे बड़ी कठिनाई क्या होती है? तो क्या इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा साक्षरता की कमी, कृषि का असंगठित रूप, सरकारी नियंत्रण या विदेशी व्यापार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कृषि का असंगठित रूप, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका सही आंसर होगा। उसके बाद हम देखते हैं, इसमें थोड़ा सा व्याख्या देखेंगे। भारत की सबसे बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है, जो असंगठित पारंपरिक ढांचे में है। इस कारण वास्तविक उत्पादन और आय का सटीक आकलन करना कठिन हो जाता है। तो इस नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? सरकारी कर्मचारियों का वेतन, गृहिणी का घरेलू कार्य, कारखाने का उत्पादन या बैंकिंग सेवाएं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन होगा, गृहिणी का घरेलू कार्य। व्याख्या हो जाएगी इसमें, राष्ट्रीय आय में केवल बाजार मूल्य पर प्राप्त करने वाले कार्य शामिल किए जाते हैं। गृहिणी का घरेलू कार्य मूल्यवान होते हुए भी बाजार में नहीं बेचा जाता है, इसलिए इसे शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय आय का असमान वितरण क्या दर्शाता है? तो क्या ये गरीबी में कमी, अमीरी गरीबी की खाई को बढ़ाना है? ऑप्शन सी होगा सभी की समान आय, ऑप्शन डी होगा आर्थिक असमानता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, अमीरी गरीबी की खाई को बढ़ाना। ठीक है। इसमें देखते हैं हम, समाज में कुछ वर्गों के पास अत्यधिक आय होती है और अधिकांश लोगों के पास बहुत कम, तथा इसे आय वितरण में असमानता कहा जाता है। इससे सामाजिक असंतोष और संतुलन बढ़ता है। और क्वेश्चन हमारा 24वां हो जाएगा, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? कृषि क्षेत्र है, ऑप्शन बी औद्योगिक क्षेत्र और ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र, ऑप्शन डी होगा सार्वजनिक क्षेत्र। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, यह सेवा क्षेत्र। व्याख्या देखते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था प्रमुख भूमिका निभा रहा है। इसमें बैंकिंग सेवा क्षेत्र, बैंकिंग है, बीमा, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना तकनीकी आदि शामिल हैं, जो जीडीपी का लगभग 55 से 60% योगदान देता है। कौन सा? सेवा क्षेत्र। निम्न में से कौन सा सही नहीं है, इसमें बताना है। राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास का प्रमुख सूचक है कि ऑप्शन बी है, राष्ट्रीय आय में केवल कृषि उत्पादन शामिल होता है। ऑप्शन सी है, राष्ट्रीय आय जीवन स्तर को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर डी है, राष्ट्रीय आय के बढ़ने से गरीबी कम हो जाती है। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी राष्ट्रीय आय में केवल कृषि उत्पादन शामिल होती है। ये गलत आंसर हो जाएगा इसका। राष्ट्रीय आय में सभी क्षेत्रों यानी कृषि, उद्योग और सेवा का उत्पादन शामिल होता है। केवल कृषि उत्पादन को लेना गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत आंसर है। भारत में योजनाबद्ध विकास की शुरुआत कब हुई थी? तो 26वां क्वेश्चन हमारे, क्या 1947, 1950, 1951 या ऑप्शन डी है 1952? तो राइट आंसर होगा 1951 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में योजनाबद्ध विकास की शुरुआत 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना से हुई। इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि, सिंचाई, बिजली पर ध्यान देना था। क्वेश्चन नंबर 27 होगा हमारा, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? औद्योगिकरण था, ऑप्शन बी कृषि विकास, ऑप्शन सी रोजगार सृजन और डी गरीबी उन्मूलन। तो व्याख्या हो जाएगी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह था कृषि विकास। ठीक है। इसमें देखते हैं हम, पहली व्याख्या देखते हैं, पहली योजना 1951 से 56 तक चली थी, पंचवर्षीय योजना। इसका उद्देश्य था कृषि एवं सिंचाई विकास, ताकि देश में खाद्य संकट को दूर किया जा सके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये बताना है हमें। तो राइट आंसर क्या इसमें ऑप्शन नंबर ए है भारी उद्योग का विकास, बी है हरित क्रांति, सी है बैंकिंग सुधार, डी है शिक्षा
विस्तार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारी उद्योगों का विकास। नेक्स्ट है हमारा इसमें दूसरी दूसरी पंचवर्षीय योजना में 1956 से 61 तक चली थी। म- महालनोबिस मॉडल पर आधारित किया गया था और इसका मुख्य लक्ष्य था भारी उद्योगों का विकास करना। ठीक है। 1956 में ही हमारे यहाँ 1956 और 1959 में यहाँ पे तीन बड़ी स्टील प्लांट भी खोले गए थे। एक भिलाई में खोला गया था जो छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पे रूस की सहायता से खोला गया था। उसके बाद एक खोला गया था यहाँ पे दुर्गापुर, जहाँ पे ब्रिटेन की सहायता से खोला गया था। और एक खोला गया था राउरकेला, जो जर्मनी की सहायता से खोला गया था। नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत किस संस्था ने की थी? तो योजना आयोग, बी है वित्त आयोग, सी है नीति आयोग और डी है एनएसओ। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए योजना आयोग द्वारा। योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन की स्थापना 1950 में पंडित नेहरू के नेतृत्व में की गई थी। यही संस्था पंचवर्षीय योजना तैयार करती है। ठीक है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना अभी हमने देखा था क्या 2014, ऑप्शन बी 15 मई, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2017। तो सही आंसर होगा 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ठीक है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य है सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। इसका कार्य क्या है? सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं संतुलित विकास का क्या अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 31 है संतुलित विकास का क्या अर्थ होगा? केवल उद्योगों का विकास है, सभी क्षेत्रों का समान विकास, केवल कृषि विकास, ऑप्शन नंबर डी विदेशी व्यापार का विकास। तो ऑप्शन नंबर बी होगा सभी क्षेत्रों का समान विकास को ही हम क्या कहते हैं? संतुलित विकास कहा जाता है। इसमें देखेंगे हम संतुलित विकास क्या होता है? कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र का समान गति से विकास, जिससे अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनी रहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन सतत विकास का क्या अर्थ होता है? केवल ऑप्शन नंबर ए है केवल पर्यावरण संरक्षण, बी है वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना बिना भविष्य को नुकसान पहुंचाए, ऑप्शन सी है उत्पादन का घटाना और डी है केवल तकनीकी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना और बिना भविष्य को नुकसान पहुंचाए जो विकास होते हैं उसे ही हम सतत विकास कहा जाता है। व्याख्या है सतत विकास का उद्देश्य है विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना, ताकि भविष्य की पीढ़ियां भी संसाधनों का उपयोग कर सके। तो इसे ही कहा जाता है सतत विकास। सतत विकास में अभी भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भी अभी जो इंडेक्स जारी हुआ था उसमें भारत का 100 में आ गया है, यानी 99वां स्थान है। हरित जीडीपी का क्या अर्थ होता है? कृषि उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी होगा पर्यावरण लागत घटाने के बाद जीडीपी, ऑप्शन सी होगा सरकारी व्यय में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी होगा विदेशी निवेश और इसका सही आंसर होगा बी पर्यावरण लागत घटाने के बाद जीडीपी। व्याख्या हो जाएगी हरित जीडीपी वह जीडीपी है जिसमें पर्यावरण प्रदूषण प्राकृतिक संसाधनों की हानि को घटा दिया जाता है, जिससे सतत विकास का आंकलन संभव हो। मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल का अर्थ क्या होता है? तो केवल श्रमिक है, बी है शिक्षित कुशल और स्वास्थ्य जनसंख्या, सी है भूमि और पूंजी और डी है प्राकृतिक संसाधन। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका शिक्षित कुशल और स्वास्थ्य जनसंख्या। मानव पूंजी का अर्थ होता है ऐसी जनसंख्या जो शिक्षित स्वास्थ्य और उत्पादक हो। यह किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति मानी जाती है। नेक्स्ट है इसमें समावेशी विकास का अर्थ क्या होता है? तो समावेशी विकास का अर्थ बताना है केवल अमीरों का विकास, सभी वर्गों का समान विकास, सी है केवल शहरी विकास और डी है विदेशी निवेश बढ़ाना। तो ऑप्शन में बी होगा सभी वर्गों का समान विकास को ही कहा जाता है समावेशी विकास। समावेशी विकास से तात्पर्य है कि आर्थिक विकास की लाभ समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से पहुँचे, विशेषकर गरीब और वंचित वर्गों तक। तो ये इसका मुख्य लक्ष्य होता है। नेक्स्ट है हमारा 36वां क्वेश्चन होगा गरीबी रेखा का निर्धारण का आधार क्या है? आय और उपभोग व्यय है, उत्पादन है, शिक्षा है, ऑप्शन डी कृषि है। तो सही ऑप्शन होगा ए आय उपभोग। देखते हैं हम गरीबी रेखा का निर्धारण के लिए प्रति व्यक्ति आय उपभोग व्यय आधार माना जाता है जो न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो।
तो गरीबी रेखा से नीचे के लिए हमने कुछ कमेटी बनी थी, जैसे सुरेश तेंदुलकर कमेटी आई थी 2005। उसके बाद रंगराजन कमेटी आई थी और इन्होंने कुछ सुझाव इसमें दिए थे। तो इसके बारे में हम क्वेश्चन नेक्स्ट उस वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट है बेरोजगारी। बेरोजगारी का वह प्रकार जिसमें लोग अपनी योग्यता से कम कार्य करते हैं क्या कहलाता है? मौसमी बेरोजगारी, पर्सन बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी या संरचनात्मक बेरोजगारी। तो इसे कहा जाता है अल्प रोजगारी। अल्प तो जब व्यक्ति अपनी योग्यता या क्षमता से कम कार्य करता है इसे अल्प रोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। यह ग्रामीण भारत में अधिक पाई जाती है। भारत में क्वेश्चन नंबर है 38वां। भारत में बेरोजगारी की समस्या सर्वाधिक किस क्षेत्र में है? तो ऑप्शन नंबर ए कृषि क्षेत्र, बी उद्योग, सी व्यापार, डी है बैंकिंग। तो सही है ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक बेरोजगारी की समस्या है। इसी में ही परसेंट बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट है इसमें भारत में बेरोजगारी का बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र में पाया जाता है जहां श्रमिकों की उत्पादकता बहुत कम है और इसे परसेंट बेरोजगारी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा जनसांख्यिकी लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड का अर्थ क्या होता है? वृद्ध जनसंख्या, युवाओं की अधिकता, उससे आर्थिक लाभ, जन्म दर, मृत्यु दर में वृद्धि, मृत्यु दर में कमी। तो ऑप्शन नंबर बी है इसमें युवाओं की अधिकता से लाभ। अब देखते हैं हम व्याख्या। किसी भी देश में युवा जनसंख्या का अनुपात अधिक होता है तो श्रम व्यक्ति उत्पादकता बढ़ती है, इसे ही जनसांख्यिकी लाभांश कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है भारत में बेरोजगारी का अनुमान कौन सी संस्था करती है? तो नीति आयोग करती है, श्रम मंत्रालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय या डी वित्त आयोग। तो ऑप्शन नंबर सी है NSO यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अब बात करते हैं भारत में रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के माध्यम से किए जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें भारत में नई आर्थिक नीति लागू हुई थी 1985, बी है 1990, सी है 1991 और डी है 1995। तो ये हमने नई जो आर्थिक नीति अपनाई थी ये 24 जुलाई 1991 को अपनाई थी। इसी को हम LPG कहते हैं। ठीक है। आर्थिक सुधारों की शुरुआत जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के प्रमुख रूप को अपनाया था। उदारीकरण का मतलब था कि लाइसेंसिंग को, अच्छा चलो क्वेश्चन आ ही रहे होंगे, तो उदारीकरण के लाइसेंसिंग व्यवस्था को कम करना था, यानी हमारे यहाँ पे लाइसेंसिंग व्यवस्था बहुत ज़्यादा थी। ठीक है। उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? सरकारी नियंत्रण बढ़ाना था, बाजार को प्रतिस्पर्धा के लिए खोलना था, सरकारी उद्योग का विस्तार करना था या करों में वृद्धि था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, बाजार को प्रतिस्पर्धा के लिए खोलना था। उदारीकरण का अर्थ क्या है कि आर्थिक गतिविधियों पर सरकारी नियंत्रण को कम करना जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा और दक्षता बढ़ सके। निजीकरण का अर्थ क्या है? सरकारी स्वामित्व बढ़ाना था। भी हो गया सार्वजनिक उपक्रमों को निजी क्षेत्र को सौंपना था। विदेशी है विदेशी निवेश को रोकना और डी है केवल बैंकिंग सुधार। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सार्वजनिक उपक्रमों को निजी क्षेत्र को सौंपना था। नेक्स्ट निजीकरण का मतलब क्या है? तो सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ाना ताकि उत्पादन और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो। नेक्स्ट हमारा वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो वैश्वीकरण के क्या ऑप्शन नंबर ए है सीमाओं के भीतर व्यापार, बी है दुनिया के देशों के बीच आर्थिक एकीकरण, ऑप्शन सी है सरकारी नियंत्रण, डी है कर वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही आंसर हो जाएगा, दुनिया के देशों के बीच आर्थिक एकीकरण। वैश्वीकरण का अर्थ होता है देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं, तकनीकी और निवेश मुक्त प्रवाह और जिससे विश्व में अर्थव्यवस्था परस्पर जुड़ी रहे। नेक्स्ट है हमारा 1951 में जो आर्थिक नीति का मुख्य कारण क्या था? आर्थिक मंदी थी, विदेशी मुद्रा भंडार था, कृषि असफलता थी या डी औद्योगिक विस्तार था। तो ऑप्शन नंबर बी थी मुद्रा संकट की स्थिति हो गई थी। 1991 में भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार केवल 2 सप्ताह की आयात के लिए बचा था। इस संकट से निपटने के लिए नई आर्थिक नीति लागू की गई थी। नेक्स्ट है हमारा 46वां क्वेश्चन।
भारत की अर्थव्यवस्था को किस रूप से जाना जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी होगा उदार व्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की जो अर्थव्यवस्था है जहाँ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का सही अस्तित्व होता है, यानी दोनों क्षेत्र विकास में समान भूमिका निभाते हैं, उसे हम क्या कह जाते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। भारत में हरित क्रांति आरंभ कब हुआ था? क्या 1951, ऑप्शन नंबर बी 1966, 1900, ऑप्शन नंबर सी 1975 और डी है 1980। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1966-67 में। भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। इसमें मुख्य फोकस हमने किसी क्षेत्र को ही किया था, ठीक है, जिसमें गेहूँ और मकई को काफ़ी बढ़ावा मिला था, चावल को कम मिला था इसमें, लेकिन गेहूँ को अत्यधिक। हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी, जिसका उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना। इसे एम एस स्वामीनाथन ने आगे बढ़ाया था। विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। नेक्स्ट है हमारा नवीन औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित हुई थी? तो 1980 में हुई थी, या 1991, 1993 या 1995। तो सही है 1991 में। जो सबसे पहले हमने औद्योगिक नीति अपनाई थी वो 1948 में अपनाई थी। फिर अपनाई हमने 1956 में, और फिर हमने एक और अपनाई थी 1977 के आसपास, और फिर एक और अपनाई जो चौथी है ये है 1991 में अपनाई थी। भारत में 1991 में औद्योगिक नीति में लाइसेंसिंग राज को समाप्त किया गया था और निजी क्षेत्र को अधिक स्वतंत्रता दी गई थी। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय समावेशन यानी क्या है? केवल बैंकों की वृद्धि, समाज के सभी वर्गों को वित्तीय सेवाओं तक पहुंचना, सी है सरकारी योजना और डी है कर प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर बी होगा सभी समाज के सभी वर्गों को वित्तीय सेवाओं तक पहुंच। अब इसमें व्याख्या देख देते हैं क्या है कि वित्तीय समावेशन का उद्देश्य होता है हर व्यक्ति बैंकिंग बीमा ऋण जैसी वित्तीय सेवाएं पहुंचाना, जैसे जन धन योजना के माध्यम से। तो जन धन योजना में सबसे ज़्यादा उसमें क्या हुए थे? खाते खुले थे, जिससे हर आदमी की पहुंच बैंक तक हो। इसे ही क्या कहा जाता है? वित्तीय समावेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक विकास का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? उत्पादन बढ़ाना, आय बढ़ाना, मानव कल्याण, या बी डी होता है व्यापार संतुलन। तो सी ऑप्शन सही होगा इसमें, मानव कल्याण इसका उद्देश्य होता है, ठीक है। तो आर्थिक विकास का अंतिम लक्ष्य मानव विकास का अंतिम लक्ष्य होते हैं मानव कल्याण, अर्थात गरीबी, असमानता, बेरोजगारी को घटाकर समाज में सुख, सुरक्षा और समानता लाना है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप 50 क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो ज़रूर आप वीडियो कमेंट्स में कमेंट्स करिए, और मैं जब तक वीडियो के पेपर होते हैं मैं कम से कम 30 से 40 प्रैक्टिस सेट इसमें ज़रूर कराने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।